नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पटेल आज संविधान के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम संविधान के इस लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हमने टॉपिक को रखा है मौलिक अधिकार। जैसा कि आपको पता भी होगा, मौलिक अधिकार संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें कम से कम 10 आर्टिकल ऐसे हैं जो संविधान में बार बार पूछे जाते हैं, उसको हम समझेंगे। और मौलिक अधिकार क्या है इसको हम समझेंगे, और इसके साथ साथ मौलिक अधिकार लिया कहाँ गया है इसको हम समझेंगे, ठीक। और मौलिक अधिकार में जो एक आम नागरिक होता है उसको कौन कौन से अधिकार मिले हैं इसको हम समझेंगे। कहने का मतलब टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड भी है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है और रोचक भी है, ठीक। हम लोग इसको बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। आइए हम समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे ब्लैक बोर्ड पे कुछ चीज़ लिखा है मौलिक अधिकार, और हमने बोला है यहाँ पर मौलिक अधिकार का जो पूरा वर्णन है वो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में है। कहाँ पे? अगर आप मौलिक अधिकार को जानना चाहते हैं तो आप संविधान लेसन खोलिए और उसमें आर्टिकल 12 से 35 तक पढ़िए। पूरे हमारे जो हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका आप अध्ययन कर पाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने कहा यहाँ पर दो चीज़ों में हम कंपेरिजन करके इसको समझेंगे। आप नाम से एक चीज़ क्लियर हो रहा होगा, मौलिक अधिकार। मौलिक माने मूल। क्या होता है? मूल। इसमें क्या है, इसमें आम नागरिक को कुछ अधिकार दिए जाते हैं कि कुछ हमारा भी अधिकार है, कुछ करने के लिए हम भी स्वतंत्र हैं। जैसे हर काम के लिए स्वतंत्र नहीं है, लेकिन कुछ हमारा संविधान हमको स्वतंत्रता दिया हुआ है, तो कुछ काम आप बिना किसी के रोक टोक या बिना अवरोध के आप कर सकते हो। उसी को क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। तो सर उसका वर्णन कहाँ से है? तो कहाँ है? 12 से 35, ठीक, ये है। लेकिन लोग दो चीज़ों में कन्फ्यूजन में रहते हैं, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। दो चीज़ों, किसमें? मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। हम दोनों थोड़ा बेसिक अंतर आपको बताते हैं, इसके बाद हम ब्लैक बोर्ड चलेंगे, एक एक करके चीज़ों को समझेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक। तो मौलिक अधिकार का मतलब आप जान गए कि मौलिक अधिकार में सर किसी भी आम नागरिक को दिया जाने वाला अधिकार होता है जिसका प्रयोग आम नागरिक बिना किसी के रोक टोक से अपना कर सकता है, ठीक। ये तो रहा मौलिक अधिकार। बात अब आती है नीति निर्देशक तत्व। तो सर क्या होता है, या जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो DPSP। इसमें क्या होता है, ये आम लोगों का अधिकार नहीं होता। DPSP क्या होती है? ये राज्य सरकार का पावर होता है। संविधान कुछ राज्य सरकार को पावर दिया हुआ है। राज्य सरकार मतलब जो हमारा राज्य में मुख्यमंत्री जी होते हैं और उनका जो मंत्रिमंडल होता है उनको कुछ विशेष अधिकार होता है। उसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ना तो आप कोर्ट में जा कर के उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकते हो। कहने का मतलब सर वो राज्य का पावर होता है। कोई मुख्यमंत्री, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं राज्य का मंत्रिमंडल स्वतंत्र है कुछ चीज़ करने के लिए। जैसे हम एक उदाहरण बता दें आपको, जैसे हम कहें DPSP में, जैसे मान लेते हैं कि राज्य सरकार चाहती है किसी एक विशेष पशु को संरक्षण देना चाहती है। जैसे आप एक हम सरल भाषा में आपको हम बताना चाहेंगे, जैसे इस समय आप अगर उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी तो अपने यहाँ गौओं को बहुत संरक्षण दिया गया, गायों को बहुत संरक्षण दिया गया। आप इस समय देख रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में, चाहे जहाँ गाय टहल रही हैं, सांड टहल रहे हैं, वो क्यों टहल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा उनको संरक्षण मिला हुआ है। और ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि कुछ दुधारू पशु या कुछ विशेष पशु या कोई राष्ट्रीय हित में कोई पार्क है उनका संरक्षण करना है तो राज्य सरकार स्वतंत्र है। उसमें अगर कोई वो विकास चाहती है, उनका उन्मूलन रोकना चाहती है तो स्वतंत्र है, वो कर सकती है। अगर पता लगा उससे किसी व्यक्ति विशेष का कुछ हानि हो रहा है तो वह कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि राज्य सरकार स्वतंत्र है वो चीज़ करने के लिए। जैसे कि हमने बताया कि उत्तर प्रदेश में इस समय इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आप जान सकते हो या समझा सकते हो कि अपने यहाँ गौ हत्या पर रोक लगा दी गई है, जबकि कुछ राज्यों में ऐसा नहीं है। केवल कहाँ लागू है? जैसे अपने राज्यों में लागू है। ये सर DPSP का पावर है, ये राज्य सरकार का पावर है। लेकिन इसी प्रकार से कुछ पावर
आम आदमियों को दिए गए हैं, उस अधिकार को सर मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहते हैं। लेकिन कुछ पावर ऐसे राज्य सरकार को भी दिए गए हैं जिनको हम क्या कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, किसी को आप इंग्लिश में कहते हो डीपीएसपी। सर इसके बाद हमारा टॉपिक वही होगा, डीपीएसपी भी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आप लोग उपस्थित हुए हैं केवल मौलिक अधिकार को चर्चा करने के लिए, ठीक। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमने बताया जब हम कोई संविधान का टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारा मेन मकसद होगा, मेन मोटिव होगा कि हम ये जान पाएँ कि ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। सर आर्टिकल बहुत पूछता है, अगर किसी एग्जाम में 25 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, उसमें से 7-8 क्वेश्चन अगर संविधान से पूछे जा रहे हैं तो उसमें मान लीजिए 2 आर्टिकल ही होंगे, ठीक। और साथ साथ हमने कहा जैसे हम पढ़ते जाते हैं बीच बीच में आर्टिकल, और आर्टिकल कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन पढ़ना है, हम आपको बताएंगे, ठीक। पहले तो आप एक आर्टिकल यहाँ ध्यान देंगे कि सर मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक लिखा गया है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक, पहला ही आर्टिकल। दूसरी चीज, सर मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है। अब हम यहाँ से लिखना चालू कर देते हैं। इसमें पहली चीज हम लिखेंगे, पहली चीज, सर मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है। सर मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। लिया गया है। सर इसके साथ साथ कुछ और चीजें अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, इसी लगे हाथ हम कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने कहा मौलिक अधिकार यहाँ से लिए गए, कहाँ से लिए गए, अमेरिकी संविधान से, ये हो गया। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लिया गया है, सर अमेरिका से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो सर्वोच्चता है, सर्वोच्च न्यायालय की जो सर्वोच्चता, अपने यहाँ कहा जाता है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय सुनाता है तो वही निर्णय सर्वोपरि होगा। ये कहाँ से लिया गया है, सर अमेरिका से लिया गया है। हाँ, एक और चीज़ें हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय सुना देता है मान लीजिए, लेकिन बाद में अगर कोई पुनर्विचार याचिका दायर कर देता है कि सर एक बार इस पर पुनर्विचार करिए, हो सकता है कि यह निर्णय गलत आ गया है, तो पुनर्विचार याचिका अगर आप दायर करते हो तो सुप्रीम कोर्ट उस पर पुनः विचार कर सकता है, अर्थात कह सकते हो न्यायिक पुनर्विलोकन जिसे आप बोलते हो। ये भी कहाँ से लिया गया, सर अमेरिका से लिया गया है, ठीक। ये चीज़ें आप जानते रहें, बहुत पूछा जाता है। पहला चीज़ अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इतनी चीज़ें हमने जान गए। चलिए देखिए, हमने कहा था कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, सर अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और हमने ये भी बता दिया कि और कुछ चीज़ें अमेरिका से ली गई हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, ये आप दिमाग रखिए दिमाग में अपने कि सर मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये चीज़ हो गया। दूसरा, इसमें नंबर 2 पॉइंट हम ध्यान देंगे सर, एक क्या इसमें जो मौलिक अधिकार है कि अगर मान लेते हैं कि जैसे मौलिक अधिकार जो हमको मिला हुआ है, मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे मौलिक अधिकार है उससे को क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। जैसे हम कहें कि हमको स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है, हम चाहे जहाँ पूरे भारत में चाहे जहाँ घूम सकते हैं, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जो हमको घूमने नहीं देना चाहता है, हमारे ऊपर कोई भी ऐसा प्रावधान ला दे रहा है कि हम घूम नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास एक अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इनको इस मैटर को ले जाएं और सुप्रीम कोर्ट इनको क्या करेगा, इनको दंडित कर देगा। साथ साथ क्या कुछ बच्चे कहते हैं क्या अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन कोई व्यक्ति कर रहा है तो सीधा हम सुप्रीम कोर्ट में ही जाएं या हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। सर दोनों जगह जा सकते हैं। शुरू में जब हमारा मौलिक अधिकार में प्रावधान था तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ही आप जा सकते थे, लेकिन बाद में इसमें प्रावधान ऐड किए गए। अब इस वर्तमान समय में अगर मौलिक अधिकार में कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या किसी के मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं अगर उससे कोई हस्तक्षेप करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का दरवाज़ा आप खटखटा सकते हैं, दोनों के दरवाजे खुले हुए हैं आपके लिए, ये बात है। दूसरी चीज़ हम यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि मौलिक अधिकार के दमन के समय
आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। कहने का मतलब जैसे आप मान लेते हैं आपको जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है, अगर आप उस मौलिक अधिकार का यूज कर रहे हैं लेकिन दूसरा यूज करने नहीं दे रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है या उसका विरोध कर रहा है, तो आप सीधा कहाँ पहुँच जाइए, हाई कोर्ट पहुँच जाइए। अगर हाई कोर्ट नहीं सुन रहा है तो आप कहाँ पहुँच जाइए, सुप्रीम कोर्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेगा, दोनों जगह आपका काम होगा। तो कहने का मतलब अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन कोई कर रहा है तो वहाँ पर आप तुरंत कहाँ जा सकते हैं, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। हमने कहा सर सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, सर अमेरिका से लिया गया है। अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई न्याय सुना देता है, उसमें फेरबदल करना चाहता है, जिसको आप बोलते हो न्यायिक पुनर्विलोकन, ये भी कहाँ से लिया गया, सर अमेरिका से लिया गया। तीनों चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सर मौलिक अधिकार, कितने मौलिक अधिकार हमको मिले हुए हैं, इसको ध्यान रखिए। हमको कितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं सर, जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। कितने, 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। वो कौन सा है सर, वो संपत्ति का अधिकार है। कौन सा अधिकार, संपत्ति का अधिकार है। वो संपत्ति के अधिकार को हटा करके अब आज कानूनी अधिकार बना दिया गया है। हमारे संविधान में संशोधन किया गया था 44 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ला करके 1978 में, इनको हटा करके इनको एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो आप कह सकते हो कि वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं सर, कितने हैं, जब 7 थे एक उसमें माइनस कर दिए तो बचे कितने, 6। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि वर्तमान समय में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं। यहाँ जब संविधान बना था तो 7 थे, लेकिन वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने, 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं सर, 6 मौलिक अधिकार हैं। सर वो कौन कौन से अधिकार हैं, पहला हमने कहा समता का अधिकार, दूसरा हमने बोला स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हमने बोला शोषण के विरुद्ध अधिकार, और हमने कहा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अगला हमने कहा संस्कृत तथा शिक्षा का अधिकार, अगला मैंने बोला संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, ये चारों 6 अधिकार हो गए, मौलिक अधिकार हो गए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, फिर एक बार देखेंगे समता, इसको याद रखिएगा, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत तथा शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, ये अधिकार थे। पहले यही एक अधिकार और हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार। जब वो अधिकार था तो उस समय मौलिक अधिकार हमारे पास कितने थे, उस समय मौलिक अधिकार सर 7 थे। लेकिन वर्तमान अगर पूछा जाए वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो आपका आंसर होगा 6। अब 7 नहीं होगा, अगर आप 7 करते हो तो आप रॉन्ग हो। ठीक, अब कितने मौलिक अधिकार हैं सर, 6। कितने, 6। अब बात हम कर लेते हैं समता का अधिकार क्या है सर। समता का अधिकार क्या है कि जैसे कानून के हिसाब से, अगर हम कानून के हिसाब से देखें, सबको समान भाव से देखना पड़ेगा, सबको समान अधिकार मिला हुआ है। कोई काम करना है सब एक समान रूप से कर सकते हो, उसमें भेदभाव नहीं करना है सर। वो कहाँ लिखा गया है, वो समता का अधिकार। अभी इसके अंदर हम प्रवेश करेंगे तो हम और डिटेल समझेंगे। फिर इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, कुछ हमको स्वतंत्रता भी मिले हुए हैं। कभी कभी लोग कहते हैं, पूछते हैं भी हैं, तो पूछने आते हैं कि सर स्वतंत्रता मतलब हम चाहे जो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता कहाँ तक सीमित है, इसमें ये लिखा हुआ है संविधान में, आप कोई काम या जो स्वतंत्रता संविधान में लिखा हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार में, आप तभी तक स्वतंत्र हैं जब तक आप दूसरे के स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करें। पता लगा कि हम अपने स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग करते करते इतनी दूर चले गए कि दूसरी की स्वतंत्रता भंग कर दिए, तो वहाँ पर हम कानूनी अपराधी बन जाएंगे। अब हम स्वतंत्रता, पता लगा आप अपनी स्वतंत्रता का यूज कर रहे हो, भरपूर यूज कर रहे हो, लेकिन उस स्वतंत्रता के आगे दूसरे की स्वतंत्रता का क्या कर दिया, आप खो दिए। तो इसका मतलब आप क्या हैं, उस समय आप कानून के निगाह में आप अपराधी घोषित हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपको दंडित करेगा।
तो ऐसा समझ लीजिए। जैसे हमने कहा स्वतंत्रता के अधिकार में लिखा हुआ है 19 का में आप 19 में आप चाहे जो मन कहे बोल सकते हैं, लेकिन पता लगा कि आप किसी को गाली दे देंगे। जैसे हमको बोलने का अधिकार है, तो क्या हमें बोलने का अधिकार है कि हम सेकंड पर्सन को या थर्ड पर्सन को गाली देंगे? तो अगर हम गाली देंगे तो हमको क्या भुगतना पड़ेगा, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वतंत्रता का प्रयोग गलत तरह से कर रहे हैं। ठीक, सर ये हो गया स्वतंत्रता का सेकंड नंबर। अगला हमने कहा शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसे हमने कहा अगर आम आदमियों का कुछ शोषण हो रहा है, तो शोषण अगर कोई कर रहा है उसके खिलाफ जितने कानून बनाए गए हैं उनका अध्ययन हम किसमें करेंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार में। इसमें लिखा हुआ है जैसे छोटे बच्चे हैं, आप जानते होंगे 14 वर्ष से कम बच्चा अगर है तो उसको अगर मान लीजिए किसी कारखाने में आप काम करा रहे हो तो आप इसके तहत आप दंडित हो सकते हो। ठीक, ये हो गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप कोई धर्म मान सकते हो। हम हिंदू धर्म मानते हैं, आप मुस्लिम धर्म, आपको अगला थर्ड सिख धर्म मानता है, ये मानने का अधिकार हो गया। अब फिर हम कह सकते हैं कि हम हिंदू धर्म मानते हैं तो हिंदू धर्म में कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, हिंदू धर्म का स्कूल खोल सकते हैं। मुस्लिम व्यक्ति है तो मुस्लिम धर्म का स्कूल खोल सकता है, मदरसा जिसे आप बोलते हो। तो कहने का मतलब अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है। किसमें? सर इसमें संस्कृत शिक्षा के अधिकार में। ये हो गया। और धार्मिक अधिकार हो गया। और संस्कृत शिक्षा के अधिकार में क्या है सर? इसमें क्या होता है कि अपने धर्म, जैसे धर्म है मतलब क्या है, इनको बढ़ावा देने के लिए आप स्कूल चला सकते हो, धार्मिक स्कूल चला सकते हो। ये सब का चर्चा संस्कृत और शिक्षा के अधिकार में किया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार सर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाए इन 6 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पूछा गया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि इन सभी अधिकारों में सबसे प्रमुख आर्टिकल कौन सा है या सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है, उन्होंने कहा था अगर हमसे आप पूछेंगे तो मेरा उंगली या मेरी उंगली किस तरफ जाएगी? आर्टिकल 32 की तरफ जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 32 में ये लिखा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कहने का मतलब अगर संविधान का कोई उल्लंघन कर रहा है या मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन कर रहा है, इसमें लिखा गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों क्या कर सकते हैं? उनको दंडित कर सकते हैं, या अगर कुछ संशोधन करना है तो ये भी इनके तहत लिखा गया है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर कानून इसलिए बनाए गए हैं कि कानून अगर कोई तोड़ता है तो उसको दंडित करो, नहीं तो कानून का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि सबसे प्रमुख आर्टिकल कौन है? तो 32। अगर आपसे परिश्रम पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान का सबसे प्रमुख आर्टिकल कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? आर्टिकल 32। और अगर ये लिख के आए कि कौन सा अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है, उन्होंने कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे प्रमुख अधिकार है। इसलिए इसको हम क्या मान लेते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिन्होंने संविधान को रचा है, जिन्होंने संविधान को लिखा है, वो अगर इसको इम्पोर्टेंट कह रहा है तो हमारे लिए कुछ न कुछ इसलिए इम्पोर्टेंट तो है ही है। ठीक, ये बात हो गई। अब सर बात कर लेते हैं हम जो 7 नंबर आर्टिकल की आप 7 नंबर मौलिक अधिकार की बात आप बार बार कर रहे हो, वो कौन सा अधिकार है? क्या टेक्निकल टीम समझाना चाहेंगे? यहाँ दिख रहा है। ठीक, तो ये है, तो हम यहाँ लिखेंगे संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति में लिख देता हूँ, या चलो संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार है। ये संपत्ति का अधिकार, यहाँ से भी क्वेश्चन भले हटा दिया गया यहाँ से, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। संपत्ति का अधिकार सर यहाँ से मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। इस अधिकार को हटा करके कौन सा अधिकार बना दिया गया है? कानूनी अधिकार। कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इसका वर्णन कहाँ पे है? 300 का में। यहाँ से इस अधिकार को हटा करके ये संपत्ति का अधिकार, पहले ये भी पूछा जाता है संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में होता था? सर संपत्ति का अधिकार 31 में होता था। अब इस 31 को हटाकर कहाँ कर दिया गया है? कहाँ कर दिया गया है? उस अधिकार को हटा करके 300 का में कर दिया गया है। और सर 300 का में क्या है? वो कानूनी अधिकार है। क्या है? हम आगे वीडियो में बताएंगे कानूनी अधिकार क्या होता है, संवैधानिक अधिकार क्या होता है, एवं बात करेंगे। ये है
और एक आर्टिकल और यहाँ पर जोड़ा गया है 19 का, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। एक तो आर्टिकल कौन आया है यहाँ पे, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19F, ये दो आर्टिकल यहाँ पर लाए गए हैं। ये स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है। यहाँ जब हम सेकंड नंबर पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, वहाँ पर हमको पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन वहाँ से हटा करके यह हटा दिया गया है। अब वर्तमान में हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है, वो भी यहाँ पर जोड़ा गया है किस अधिकार में, कानूनी अधिकार में। इतनी चीज़ें यहाँ से हो गई। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से सर मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। सर मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ कहाँ है, सर आर्टिकल 12 से 35 तक है। सर अगली चीज, मौलिक अधिकार का अगर कोई दमन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो आप कहाँ जा सकते हो, उसका संरक्षण कौन करेगा, सर हाई कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये हो गया। अब बात आती है कि वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं, सर 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने, 6। लेकिन संविधान निर्माण के समय, संविधान निर्माण के समय कुल 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक, संविधान निर्माण के समय कुल कितने मौलिक अधिकार थे, सर 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान समय 6 मौलिक अधिकार है। सर कौन कौन से हैं, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत तथा शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब बात आती है आर्टिकल का, हम एक बार ध्यान दे देते हैं। ये आर्टिकल पूछा जाता है। ये आर्टिकल जब आप अच्छे लेवल का एग्जाम देते हैं, ठीक ठाक लेवल का एग्जाम होता है, वहाँ से डायरेक्ट ये आर्टिकल पूछता है। ठीक, इसके बाद हम आपको बताएंगे किस आर्टिकल को ध्यान देना है, किस आर्टिकल को इग्नोर कर देना है। जैसे हम कहें समता का अधिकार, ये पूछा जाता है। जैसे तुमसे पूछ लेता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आने वाला जो समता का अधिकार है वो किस आर्टिकल के मध्य रखा गया है। सर समता का अधिकार 14 से लेकर कहाँ तक रखा गया है, 18 तक रखा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार सर 19 से लेकर 22 तक रखा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार सर कहाँ से कहाँ बीच रखे गए हैं, 23-24 के बीच। 23 और 24 में किसको रखा गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार को रखा गया है। धार्मिक रूप से आप स्वतंत्र हैं, तो ये कहाँ बताया गया है, सर 25 से 28 के बीच में कहाँ बताया गया है। कोई आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको है, कोई धर्म आप मान सकते हो, उसका विकास कर सकते हो, उसकी फंडिंग कर सकते हो। लेकिन अगली बात जब हम कर लेते हैं संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, इसमें ये किस आर्टिकल के बीच में है, सर 29-30 के बीच में है। किसके बीच में है, संस्कृत तथा शिक्षा का अधिकार। इस आर्टिकल में एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 30 का या 31। इसमें क्या लिखा गया है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है, अगर वो अपने धर्म के प्रचार के लिए कोई संस्थान खोलना चाहता है, स्कूल खोलना चाहता है, वह स्वतंत्र है। ये 30 का में लिखा हुआ है। अगला हम बात कर लेते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है, सर 32 के तहत। ये कम से कम 50 बार पूछा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है। ये 32 किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण बताया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार कौन सा आर्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 32। हमने कहा 7वां मौलिक अधिकार कौन सा है जो कानूनी अधिकार बना दिया, सर संपत्ति का अधिकार। सर संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में है, सर 31 में है। और वो कहाँ ले जाया गया है, सर 300 का में जोड़ा गया है। सर 300 का में कौन कौन से अधिकार जोड़े गए हैं, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 90 ये जोड़े गए हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है सर, जब कोई भी संविधान में बदलाव करना होता है तो आप जानते होंगे संविधान में बदलाव ऐसे ओरल नहीं हो जाता। जब मन चाहे हम संविधान में ये चीज़ यहाँ उठा के यहाँ रख दें, यहाँ से उठा के वहाँ रख दें, ऐसे ओरल नहीं होते। इसमें संविधान संशोधन किए जाते हैं बाकायदा। ठीक, इसमें हर सदस्यों की साइन होती है। तो वहाँ पर हम बताएं आपको, ये 1978 में, कब सर 1978 में, ईस्वी में, कब 1978 में 44वां संवैधानिक संशोधन, 44वां
संवैधानिक संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? सर 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1978 में इस संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। उस कानूनी अधिकार में किस आर्टिकल में है सर वो कानूनी अधिकार? सर 300 में है। ठीक, इतनी चीजें ये हैं। तो अब बाकी चीजें हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद आप 5 मिनट दिया जाता है, आप इसको नोट करें। फिर इसके बाद आगे हम बताते हैं समता के अधिकार में कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं, या स्वतंत्रता के अधिकार में आपको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। आगे हम पढ़ते हुए आगे प्रोसीड करते हुए निकल जाए। अब उस टॉपिक के बाद हम इस टॉपिक जब आते हैं, हम जो 6 मूल अधिकार हमको या मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, हर मौलिक अधिकार को हम डीपली पढ़ेंगे। अब हम उस पहले मौलिक अधिकार जो हमने पढ़ाया था आपको, समता का अधिकार, और आर्टिकल नंबर 40 से 80 के बीच में, उस आर्टिकल को हम अब देखेंगे कि इस आर्टिकल के अंतर्गत जितने आर्टिकल हैं, हर आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। सर पहला आर्टिकल है 14, दूसरा 15, 16, 17, 18, और इसमें जितने भी आर्टिकल हैं, इसमें 5 आर्टिकल हैं, पांचों इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इसलिए हम पांचों के बारे में बता रहे हैं। ठीक, जहां जरूरी नहीं होगा हम उनको स्किप कर देंगे। ठीक, अगला हम चीज बात करेंगे, इस 14 नंबर आर्टिकल में बताया गया है, 14 नंबर आर्टिकल में ये बताया गया है कि विधि के समक्ष विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब क्या है सर? सर कानून के निगाह में रामो श्यामो, राम खिलावन, राम जियावन, ये सब क्या हैं? सब एक बराबर हैं। ठीक, चाहे जिस जात में पैदा हुए हों, चाहे जिस धर्म में पैदा हुए हों, चाहे इस राज्य में पैदा हुए हों, चाहे उस राज्य में पैदा हुए हैं, अगर भारत में पैदा हुए हैं, किसी भी धर्म के हों, जात के हों, ऐसी कुछ बातें नहीं हैं। वो सब कानून के हिसाब से क्या हैं? सेम है। मतलब कानून के निगाह में आप सभी को, जब हमने लिखा है यहाँ पर विधि माने कानून, कानून के विधि में समानता, या मैं लिख देता हूँ विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब है विधि के निगाह में या कानून के निगाह में आप सब लोग क्या हो? सब लोग समान हो। ये सर कहाँ लिखा गया है? सर आर्टिकल नंबर 14 लिखा हुआ है, इसको आप दिमाग रखें। सर 15 नंबर में लिंग, धर्म, जाति। अगर कोई व्यक्ति स्त्री है, पुरुष है, इसमें आपको भेदभाव नहीं करना है। चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे जिस जात का हो, चाहे हमने कहा कि अपने इंडिया में जितनी भी जातियां हैं, संविधान के निगाह में सभी जातियों को एक भावना से देखा जाना चाहिए। ठीक, ये कहाँ लिखा है? धर्म, लिंग, जात के, अगर लिंग, जाति और इसमें लिंग, धर्म, जाति के आधार पर अगर आप भेदभाव करते हो तो आप आर्टिकल 50 के तहत आप क्या हो? कानूनी अपराधी हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लिंग, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव निषेध। निषेध माने होता है कि आप अगर इसके लिंग, धर्म, जात के आधार पर अगर आप भेदभाव करोगे, आपको दंडित किया जाएगा। मतलब मना है। निषेध माने मना होता है। ठीक, आप ये नहीं करना है। लिंग, जात, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। ये चीजें हो गई। ठीक, इतनी चीजें हो गई। अब बात करते हैं हम 16 नंबर में, आर्टिकल 16 में। सर आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है? सर आर्टिकल 16 में लिखा गया है, कोई अगर पद है, क्या है? पद। जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा पद आज भारत में निकला हुआ है, जैसे हम कहें कोई डीएम का पद है, जैसे उत्तर प्रदेश में
यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कोई डीएम का पद खाली हो गया, मान लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, डीएम का पद खाली हो सकता है। क्या यहाँ महिला ही होगी? ऐसा कुछ नहीं है। क्या यहाँ पुरुष की नियुक्ति होगी? ऐसा भी कुछ नहीं है। क्या यहाँ पटेल बिरादरी का व्यक्ति ही डीएम बन सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। यादव बिरादरी का बन सकता है? नहीं। पंडित बन सकता है? नहीं। ठाकुर बन सकता है केवल? नहीं। ऐसा कुछ नहीं। ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। कानून ये कहता है अगर कोई पद है तो यहाँ पर भारत का नागरिक होना चाहिए, बस। ठीक, यहाँ पर आए वो, जैसे अगर उसके जो प्रावधान है उसको पूरा करता हो, सभी अर्हताएँ पूरा करता हो, जो उनके पूरे परिसीमा है उसको अगर वो पूरा कर लेता है सर, वो डीएम बन जाएगा, या वो जिस पद की बात आप कर रहे हो वो पद धारण करेगा। लेकिन इसमें ऐसे मतलब कहने का मतलब उसमें धर्म, लिंग, ये सब जात के आधार पर ये पद नहीं दिया जाएगा। कानून के हिसाब में कोई पद है, किसी पद पर समानता का अधिकार है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पद के लिए समानता, किसी पद के लिए समानता, किसी के लिए समान अधिकार, समान अधिकार, ये हो गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं अस्पृश्यता का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक, अगर हमारे हिसाब से देखेंगे इन 5 आर्टिकलों में सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ठीक, ये अस्पृश्यता का क्या है? सर पहले क्या होता था, पहले हमारे यहाँ पूरे भारत में कुछ ऐसे वो गलत गुण लोगों के अंदर था कि जैसे मान लो कुछ लोग को कहते थे कि ये निम्न जाति में पैदा हुए हैं और उच्च जाति में अगर पैदा हुआ है कोई व्यक्ति, तो क्या है कि निम्न जाति वाला उच्च जाति के बर्तन को नहीं टच कर सकता था, उनके यहाँ कोई भी प्रोग्राम है नहीं जा सकता था, उनको छू नहीं सकता था, अगर छू लेता था तो उनको गंगा जल से धुलना पड़ता था। ये सब का प्रावधान पहले हुआ करता था, लेकिन संविधान ऐसे सब प्रावधानों का क्या कर दिया, खंडित कर दिया। अगर आज इस समय ऐसा कुछ कोई करता हुआ पकड़ा गया तो कानून के निगाह में वो अपराधी है, वो कानून उसको दंडित करेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये क्या है, इसके क्या हैं, सुरक्षा कर्मी हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिला तो उनको दंडित किया जाएगा। ठीक, तो ये यही है अस्पृश्यता का। पहले क्या लोग अपने समाज में क्या था, लोग छुआछूत में विश्वास करते थे, निम्न श्रेणी वाला व्यक्ति उस श्रेणी को छू नहीं सकता था। ठीक, तो जात बिरादरी का ये सब बड़ा गड़बड़ सड़बड़ सब ये सब प्रोग्राम चलता था, लेकिन संविधान इसका विरोध करता है। ये आर्टिकल नंबर 17 में लिखा हुआ है, अगर ऐसा कोई करता है तो उसको दंडित किया जाए। और दंडित कौन करेगा सर? इसको हमने पहले बता दिया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसको दंडित करेगा। वो कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 17 में लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत। सर आर्टिकल में क्या लिखा, आर्टिकल नंबर 18 में क्या लिखा गया है? सर उपाधियों का अंत। ये उपाधियों का अंत सर क्या है? सर ये क्या था, पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब अंग्रेज यहाँ पर अपने यहाँ राज कर रहे थे, तो वहाँ पर इसका बड़ा ट्रेंड था। क्या करते थे कि अपने यहाँ अपने देश में पहले राजाशाही जब व्यवस्था चल रही थी, उसमें जो बड़े बड़े राजा थे, जब अंग्रेज आते थे उनको मिला लेते थे, उनको कोई उपाधि दे देते थे। उनको उपाधि दे देते थे तो पता लगा राजा एकदम मस्त हो गया, उनको तो व्यवस्थाएं मिल रही हैं, उनको पैसा मिल रहा है, उनको उपाधि मिल जाती थी, तो क्या करते थे, वो तो मस्त हो जाते थे। और अंग्रेज क्या कर रहे हैं, उनको मिलाने के लिए कर रहे हैं कि जब अंग्रेज उनको मिलाते थे तो ये उनका सपोर्ट कर देते थे। पता लगा कि हमारे देश को लूट करके, इतना प्रताड़ित करके खोखला कर दे रहे थे। लेकिन कुछ जो विशेष लोग हमारे समाज में थोड़ा सा अच्छे श्रेणी में लोग गिनती होती थी, ऐसे लोगों को पता लगा कुछ ऐसे लेमन जूस टाइप की उपाधियाँ दे दी जाती थी, उनको पुरस्कृत कर दिया जाता था, वो तो मस्त हो जाते थे। उसके साथ साथ पूरा देश में अंग्रेज राज करते थे। तो जब भारत आज़ाद हुआ, जब कानून बनाया जाने लगा, उसमें इसको ध्यान रखा गया कि अब कोई व्यक्ति
कोई व्यक्ति कोई अगर कोई उपाधि ले रहा है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति से आप कोई भी उपाधि या पुरस्कार नहीं ले सकते, चाहे वो विदेश से आप, जैसे मान लेते हैं हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अमेरिका सरकार हमको उपाधि दे रही है, तो बिना हम पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेंगे क्या मैं ये पुरस्कार ले सकता हूँ, तो राष्ट्रपति उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। अगर वो इन्वेस्टिगेशन में हम सही पाए गए या सही ढंग से हमको पुरस्कृत किया जा रहा है तो ऐसे पुरस्कार को तब हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे पुरस्कार को क्या कर दिया जाएगा, वहीं पर शून्य कर दिया जाएगा, वो पुरस्कार हम धारण नहीं कर सकते। अगर वह पुरस्कार हमारे देश के स्वतंत्रता को भंग कर रहा है, हमारे देश की संस्कृति को खराब कर रहा है, हमारे देश की शांति व्यवस्था को भंग कर रहा है, तो ऐसे पुरस्कार राष्ट्रपति एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि जब राष्ट्रपति की अनुमति होगी तभी हम कोई पुरस्कार अमेरिका से या इंग्लैंड से या कहीं से हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, अन्यथा वह पुरस्कार क्या हो जाएगा, नहीं लिया जाएगा। भारत से कोई व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो आर्टिकल नंबर 18 में कहा गया है, जब तक कोई राष्ट्रपति आपको अनुमति नहीं दे देता आप पुरस्कार धारण नहीं करोगे। ठीक, ये कहाँ लिखा गया है सर, उपाधियों का आर्टिकल नंबर 18 में। एक बार आप इसको देख लेंगे, हम पानी पीते हैं तब तक आप एक बार देख लीजिए। एक बार आइए हम इसको देखते हैं, एक एक करके हम देख लेंगे। सर हम बात कर रहे थे अभी आर्टिकल नंबर 18 की, हमने कहा इसमें उपाधियों का अंत, ठीक है, इसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया, बिना राष्ट्रपति का आप कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते। लेकिन इस कुछ उपाधियां इससे फ्री रखी गई हैं। जैसे मान लेते हैं सैनिकों के क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है, तो आप सुने होंगे सेना के क्षेत्र की जितनी उपाधियां हैं उस पर एक नियम नहीं लागू होता है। जैसे परमवीर चक्र अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, ये सब चीज़ों पर नहीं लागू होता है, लेकिन बाकी सब चीज़ों पर ये सभी उपाधियों पर लागू होता है। ठीक है, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। सर अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, विधि या कानून के समक्ष आप सब लोग विधि के निगाह में, कानून के निगाह में हम राम, श्याम, रामू, सुरेश, महेश सब सेम हैं। एक किस आर्टिकल में लिखा गया है सर, आर्टिकल नंबर 14 में लिखा गया है। सर 15 में लिखा गया है लिंग, धर्म, जात ऐसे आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल नंबर 16 में लिखा गया है अगर कोई पद है उसके लिए सब समान है, पूरे भारत का हर नागरिक समान है, वो सब व्यक्ति उस पर आइए, उसका जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करिए और उस नौकरी को लीजिए या उस पद पर आप धारण हो सकते हैं। जैसे हमने कहा राष्ट्रपति का पद है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है राष्ट्रपति के पद पर केवल फला जात का व्यक्ति बैठेगा या फला व्यक्ति ही राष्ट्रपति बन सकता है। अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई जीरो से हीरो बन सकता है अपने यहाँ। ठीक, तो अपने यहाँ ऐसी कुछ व्यवस्थाएं नहीं है कि हम ये काम नहीं कर सकते। ठीक, अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 17 पे। आर्टिकल नंबर 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। हमने कहा इसमें क्या है सर, एक प्रकार से साधारण भाषा में, सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है छुआछूत का अंत हो जाना। इसमें क्या, पहले छुआछूत की व्यवस्था अपने यहाँ बहुत चलती थी, इसका बड़ा हानि था, लोगों के आत्मा को बड़ा ठेस पहुँचता था, इससे बड़ी बहुत हानि थी। ठीक, इस पर हम जाना नहीं चाह रहे हैं। ठीक, टॉपिक लंबा होगा इसलिए ये आप जानते रहिए। छुआछूत का अंत या इससे संबंधित अगर कोई छुआछूत संबंधित कोई कांड करता हुआ कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो कानून के हिसाब से वो अपराधी है, उसको कानून दंडित करेगा। ठीक, अगला चीज़ आर्टिकल नंबर 18 हमने कहा था, अभी उपाधियों का पूरा हम आपको पूरा डाटा दिए। उपाधियों में कोई व्यक्ति जैसे कोई बाहरी उपाधि है या कुछ उपाधियां हैं तो आप बिना राष्ट्रपति की अनुमति से नहीं ले सकते, बजाय जो सैनिक उपाधियां होती हैं इस पे नहीं लागू होता है। इतनी चीज़ें, समता का अधिकार है, समता के अधिकार में इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं आती। इतने आर्टिकल थे, ऐसा सब चीज़ें हमने पढ़ा, समता का अधिकार हमने पढ़ लिया। बाकी के जितने मौलिक अधिकार से संबंधित जो रिमेनिंग टॉपिक हैं आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो। और हम बता दें कि मौलिक अधिकार में हमारा 2 वीडियो आएगा। एक वीडियो आज आपके सामने पहुंच रहा है, सेकंड वीडियो कल इसी टाइम पे आपको मिलेगा। दोनों वीडियो मिला करके एक पूरा कंपेक्ट नोट्स होगा मौलिक अधिकार का। ठीक, और दोनों वीडियो पढ़ने के बाद मौलिक अधिकार से संबंधित कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये आपको हमें विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ठीक, और साथ साथ ये भी आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को अगर ये चीज़ें अच्छी लग रही हो, जो चीज़ें आपके पास पहुँच रही हैं, अगर ये चीज़ें अच्छी लग रही हो, आपको लाभदायक या आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं, इसको क्या करें, आगे प्रोसीड करें और इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो, वरना लाइक भी ना करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।